आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम पहले भारत का भूगोल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड का ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अभी पहले इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे, उसके बाद मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर के आऊँगा वीडियो। और ये हमारा पॉइंटर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि पॉइंटर में क्या होता है, रिवीजन बड़ी जल्दी अच्छे से हो जाता है। इसमें सारा रिवीजन हो जाएगा हमारा, जो जो हमने पढ़ा है वो सब। इसमें बस क्वेश्चंस हैं और हमें बस आंसर हैं वही ध्यान में रखना है, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो PYQ है ये सारा, जो IAS और REPS में पूछा गया है, सॉरी IAS और PCS एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। पहला है सामान्य परिचय, जिसमें हम देखेंगे पहले क्षेत्रफल के। भारत के बारे में सही कथन है, तो कौन कौन से सही कथन है ये हमें देखने हैं। यहाँ पर जितने भी कथन है वो सही हैं। अगर आपको इनमें से कोई सा भी याद नहीं है तो आप उसे याद कर लेना। पहला है कि यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। यानी भारत जो है हमारा, पूरे जितना भी कुल क्षेत्रफल है दुनिया में स्थलमंडल का, ठीक है, तो उसका कितना है, लगभग 2.4%। लगभग 2.5% है ऐसा, लेकिन ढाई नहीं बोलना, 2.4%। ये NCERT में भी दे रखा है आपको। तो 2.4% जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। या अब अगर आप 8th और 9th क्लास के बच्चों से पूछोगे ना, और 10th क्लास के बच्चों से, जो उन्हें है ना ये अच्छे से रटा हुआ होता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको अच्छे से रटा हुआ होता है ये। और हम जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनको याद करने में मरी पड़ती है, पता नहीं क्या इसमें याद नहीं होता। उनसे ये सारे, उनको ये डेटा सब याद होते हैं। 2.4 है, कितना है, छोटे छोटे बच्चों को याद रहते हैं। 5वीं क्लास के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, 5th क्लास को। उनको भी है ना, जितने ये सारा डेटा होता है वो भी अच्छे से उन्हें याद रहता है। पता नहीं बड़े होकर के क्या हो जाता है, बच्चों को याद नहीं कर पाते। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो 2.4% और है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारतीय मानक समय है। भारतीय मानक समय का निर्धारित करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग करते हैं। फिर भारतवर्ष आकार या क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये सभी को पता है, आपको 7वां सबसे बड़ा देश है, 4th क्लास के बच्चे को भी पता होता है ये। फिर भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये तो हमने देख लिया अभी। परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है, 17.5%। ये दो जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है। और यही जनगणना अभी चल रही है, तो हमें इसी को याद रखना है। 17.5%, अब तो बढ़ गई है। तो 17.5% हमारा क्या है, जनसंख्या है। और कितनी जनसंख्या है, कितने क्षेत्रफल पर रह रही है, 2.4% क्षेत्रफल पर रह रही है। फिर अब भारतवर्ष में गांवों की संख्या है, हमारे भारत में गांवों की संख्या है लगभग 6,40,930। 6,40,930, ये हमारी जनगणना 2011 के अनुसार है। अब हम बढ़ते हैं अपने अक्षांशीय विस्तार पर। तो भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत कहाँ कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर हो गया से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांशों के बीच में है ये। आपको पता है हमारा जो भारत है, ये आ गई मध्याह्न, फिर ये कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, बीच से जाती है। तो आपका यही भारत कहाँ पड़ता है इसमें, ये हो गया उत्तर की तरफ पड़ता है। तो ये आपका सारा दक्षिण का है और हमारा उत्तर की तरफ हो गया। तो यही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। अब ये वाली जो लाइन है पूर्व वाली, ये वाली, इससे यहाँ पर ईस्ट है, इधर पूर्व में हमारा भारत, यहाँ पूर्व में है। तो पूर्व में, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में है। तो पूरा उत्तर में ही आता है और पूरा पूर्व में आता है, दक्षिण में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और ना ही आपका पश्चिम में है। तो उत्तर और पूर्व में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो अभी मैंने बताया कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। फिर सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है। जो सिक्किम से गुजरती है अक्षांश रेखा, वो आपकी राजस्थान से गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है, सिक्किम और राजस्थान एक ही अक्षांश रेखा, दोनों एक ही अक्षांश रेखा से गुजरती हैं ये। फिर आपका जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, आपका वो कौन सा जिला है, जैसलमेर। जैसलमेर है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिससे गुजरती है, जैसलमेर है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ये हो गया खत्म। अब हम तीसरा देखेंगे, भारत एवं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा।
और कौन कौन से वो राज्य हैं? गुजरात सबसे पहले पड़ता है, गुजरात, उसके बाद आता है आपका राजस्थान, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बच्चे हैं ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं त्रिपुरा और मिजोरम में। पश्चिम बंगाल तक तो चले जाएंगे, फिर त्रिपुरा और मिजोरम में रहते हैं भाई, दो राज्य कौन से थे वो, तो यहाँ पे याद कर लो त्रिपुरा और मिजोरम अच्छे से। 8 राज्य हैं जिनसे ये गुजरती है। फिर अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है, तो यहाँ पर जो निकटतम दूरी पर है वो है गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कोलकाता। अगला देखते हैं, भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है। तो दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश करता है? आपको रेखा तो पता है कर्क रेखा करती है, लेकिन इसमें आपका होगा उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा तो सबको पता ही होता है, अक्षांश भी पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस पे भी रट लेना ऐसे, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। कर्क रेखा से उत्तर में कौन सा है? मणिपुर। फिर है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। जून में दिन की अवधि अधिकतम होती है दिल्ली में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊपर है। अगला देखते हैं, अब हम आ गए हैं मानक समय पर। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। फिर है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो यहाँ पे सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो बिल्कुल कोने पर हैं उनके में बीच का गैप कितना है? तो 2 घंटे का गैप रहता है। बस इसको थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है इन्होंने ऐसे ये बोल करके। ये भी ध्यान रखना ना, वालांग सबसे पूर्वी छोर पर आपसे पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो वालांग है वो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है वालांग। अगला देखते हैं, सत्य कथन है, ये दोनों सत्य कथन दे रखे हैं यहाँ पर। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच स्थित है। फिर चेन्नई की तुलना में बंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। ये दोनों ही सही है। फिर रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम शहर है, तो इसमें होगा रीवा। अब यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा, तो ये होगा 10:38 पूर्वाह्न। ये शिलांग वही है जो अभी हमने देखा था। फिर है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14:30। फिर है अगला, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती। किससे ये नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। फिर है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती है, तो ये गुजरती है इलाहाबाद से। भारतीय मानक समय की जो रेखा है जहाँ से लिया जाता है वो इलाहाबाद यूपी से गुजरती है। फिर अब भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो ये कहला जाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है, तो ये अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। यदि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होगा 2 घंटे बाद, यानी 7 बजे। अब हम देखते हैं दूरस्थ बिंदु। फिर भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? यहाँ पर भारत का पूछा गया है तो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, भारत का पूछा गया तो इंदिरा पॉइंट होगा। फिर अब भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, दक्षिणतम बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट। फिर अब भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, तो सबसे ये आईएएस में पूछा गया है सवाल है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। गुजरात सबसे हो गया आपका पूर्व में, और गुजरात हो जाएगा, नहीं, अरुणाचल हो जाएगा सबसे पूर्व में और गुजरात हो जाएगा आपका सबसे पश्चिम में। अब भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, यह आता है गौर माता गुजरात में। आपने अरुणाचल प्रदेश का देख लिया था, अब यहाँ पर इसका ध्यान रख लेना गुजरात का कौन सा है, गौर मोता गुजरात का है
और आपने उसका देख ही लिया है अरुणाचल प्रदेश का। अब देखते हैं सीमावर्ती देश। तो ये सत्य कथन है यहाँ पर। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। जो असम है वो दो देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, भूटान और बांग्लादेश की। अब पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। फिर मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। इसके लिए आपको मैप अच्छे से याद होना चाहिए। फिर अगला है मेघालय त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो बांग्लादेश से किसकी नहीं मिलती? मणिपुर की। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। फिर बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश से जो भारत के राज्य जो बांग्लादेश से लगते हैं वो कौन से हैं? मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला देखते हैं सिक्किम मेघालय अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती। तो किसकी सीमा नहीं मिलती भूटान के साथ? मेघालय की। अब अगला है वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो जब सबसे ज़्यादा जो करती है म्यांमार से वो आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला है म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। तो म्यांमार से जिसकी सीमा नहीं लगती वो है असम की। अब पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब जम्मू कश्मीर राजस्थान और गुजरात। अब नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल भी इसमें आता है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है तो बांग्लादेश की। सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा लगती है वो ऐसा जो देश है वो है आपका बांग्लादेश। फिर है असम नागालैंड मेघालय और मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। तो बांग्लादेश से कौन सा भारतीय राज्य है जो असम लगाता है, मेघालय भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता। फिर आपका भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ये रेड क्लिफ थे, उन्होंने जो लाइन खींची उसी को बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। और डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। भारत के साथ किसकी करती है? अफगानिस्तान के साथ। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को बोला जाता है डूरंड लाइन। फिर अब भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो पाकिस्तान के मध्य सीमा है परवर्ती सीमा का। फिर अब भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा भारत और चीन के बीच में हो रहा है, तो उसे बोला जाता है मैकमोहन रेखा। यहाँ पर ये सारी रेखाएं हैं। रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान की है और डूरंड लाइन है आपकी भारत और अफगानिस्तान की। भारत और चीन के बीच में आपकी मैकमोहन रेखा। फिर भारत और श्रीलंका से अलग होता है, भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य द्वारा। भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य। नेपाल भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य, तीन देशों से जो भारत राज्य है वो है सिक्किम। फिर तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, यानी तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बांग्लादेश से, यहाँ पर बांग्लादेश का जिक्र है। बांग्लादेश से जो तीन तरफ से घिरा हुआ है वो है आपका त्रिपुरा। अब हम देखते हैं भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड कहाँ पर सरका है? ये सरका है उत्तर की ओर। ये जब हमने पूरा घटना चक्र किया है, आप वो वीडियो देख सकते हो ज्योग्राफी के, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो उसमें ये सारा अच्छे से पहले कवर करवाया जा चुका है। ये तो बस पॉइंटर है, पॉइंटर मतलब इसमें बस क्वेश्चन और आंसर है, ताकि आपको बार बार वो पूरा पढ़ना ना पड़े, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है ये। फिर दूसरा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ये सभी को पता होता है गोंडवाना लैंड। फिर भारत विभाजित है चार प्राकृतिक प्रदेशों में। भारत चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। फिर अगला है उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। ये आईएएस में पूछा गया था, पाताल तोड़ कुएं। तो ये पाए जाते हैं आपके तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं। अब यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो इसमें होता देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, पहला। फिर दूसरा आपका सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, यानी यहाँ पर ये मृदा होती ही नहीं। फिर तीसरा है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर होती। अब अगला है भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। भू आकारों की रचना के संबंध में कौन सा सही है? ये सारे सही हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये सही है, जो मेघालय का पठार है वो दक्कन का पठार ही का ही विस्तारित भाग है। फिर कश्मीर घाटी की रचना एक
समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है, तो कश्मीर घाटी हो गया दूसरा। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। तो तीन चीज़ें यहाँ पर सही हैं भू आकारों की दृष्टि से। मेघालय पठार कैसे बना, कश्मीर घाटी कैसे बनी और गंगा का मैदान कैसे बना, ये तीनों यहाँ पर बताए गए हैं। फिर अब भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ था। पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण कैसे हुआ है, तो भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण। यह हमारा भारत है, इसका पश्चिमी समुद्री तट ये वाली बात की जा रही है। तो इसका कैसे हुआ है, भूमि के उत्थान यानी उठने के कारण और निर्गमन नीचे धंसने के कारण आपके पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है। अगला देखते हैं, यहाँ सही सुमेलन है। यहाँ पर दक्कन ट्रैप कब बना था, क्रिटेशियस आदि नूतन काल में बना था। पश्चिमी घाट कब बना था, उत्तर नूतन में। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है प्री कैम्ब्रियन की देन है। और नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन में बनी है। जो ये नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है ये बने थे आपके अत्यंत नूतन में। तो ये मैच है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर है केरल का कुट्टानाड, कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो आएगा कुट्टानाड और ये होगा केरल का। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड को धान का कटोरा भी कहा जाता है, केरल का धान का कटोरा। फाओ द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली या घोषित किया गया है। तो यहाँ पर ये तीनों ही ठीक है। हम यहाँ पर इस एक वीडियो को करते हैं ख़त्म। अब हम बाद में देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश दूसरे पार्ट में। तो हम इसे ऐसे ही कई 3-4 वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे, जितने भी हो सकेगी 15-15 मिनट में। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।